बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम है सलमान अहमद अली और आप देख रहे हैं पाक टर्क न्यूज़। आज हम बात करेंगे करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में, जिससे न सिर्फ पाकिस्तान मुतासर है बल्कि तुर्की भी बड़ी हद तक इससे मुतासर होता है। एक ऐसा फिनोमेना है जिसकी वजह से मुख्तलिफ ममालिक कर्ज की चक्की में पिसने लगते हैं, कर्ज के चुंगल में फंस जाते हैं और फिर उस कर्ज की अदायगी और उस पर सूद की अदायगी के लिए उन्हें मजीद कर्ज लेना पड़ता है, जिससे उनकी करेंसी डीवैल्यू हो जाती है, उनके मुल्क में महंगाई की जो अफरीत है वो आ जाती है और आम आदमी की जो ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। पाकिस्तान इससे किस तरह से मुतासर है, सबसे पहले देख लेते हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट है क्या। बुनियादी तौर पर अगर किसी मुल्क की इंपोर्ट्स उसके एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो, यानी वो जो बाहर से माल और सामान मंगवाता है, जो मसनूआत वो बाहर से मंगवाता है, उसकी तादाद उसकी जो एक्सपोर्ट्स हैं उससे ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान जो मसनूआत बाहर भेजता है, जो एक्सपोर्ट करता है, उसमें टेक्सटाइल और चावल सर फहरिस्त है। यानी पाकिस्तान के पास जो ज़्यादातर ज़र मुबादला आता है वो टेक्सटाइल मसनूआत के बेचने से आता है, जबकि चावल भी बहुत सारे ममालिक में बेचा जाता है। लेकिन जो मंगवाता है उसमें ऑयल शामिल है, गैस शामिल है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक का सामान शामिल है, उसमें मोबाइल फोन शामिल हैं, लैपटॉप, जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं, जो घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें हैं, वो हम बाहर से मंगवाते हैं। हम खाने पीने की अशिया बाहर से मंगवाते हैं। हमारी जो इकोनॉमी है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं है, यानी जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज हैं वो यहाँ पर बहुत कम हैं। अगर आप टर्की की बात करें तो उसे भी इसी तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है, यानी वो एक्सपोर्ट्स जो करता है उससे ज़्यादा उसकी इंपोर्ट्स हैं, जिसकी वजह से उसे इस खसारे का शिकार रहना पड़ता है और इस खसारे को कम करने के लिए और मज़ीद इंपोर्ट्स करने के लिए उसे कर्ज लेना पड़ता है, उस पर सूद की अदायगियाँ, फिर उस कर्ज की अदायगी के लिए मज़ीद कर्ज, और इस तरह से मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। यही वजह है कि रुपए की कदर बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है और इसी तरह टर्किश लीरा की जो कदर है हालिया सालों में वो भी बहुत कम हुई है। और जब किसी मुल्क की करेंसी की कदर कम होती है तो उस मुल्क में जो महंगाई का तूफान है वो आता है और अशियाए ज़रूरिया की जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें करने लग जाती हैं, जिसका पूरी की पूरी मईशत पर बहुत ही गहरा असर पड़ता है। एक और बहुत बड़ा नुकसान इस फिनोमेना का ये है कि आपकी जो सॉवरेनिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि पाकिस्तान ने हाल ही में IMF से कर्ज लिया और कर्ज की बहुत ही कड़ी शराइत रखी गई। उनमें एक शर्त यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो मोबाइल फोन्स आते हैं और पाकिस्तान के अंदर जो डेटा की कीमत है उसे महंगा किया जाए, बिलखुसूस मोबाइल फोन्स की कीमतों में इजाफा किया जाए और उस पर टैक्सेस आयद किए जाएं। अब आपको पता है कि आज के दौर के अंदर आप जिंदगी का तस्वुर नहीं कर सकते मोबाइल फोन के बगैर। अगर आपने जॉब करनी है तो उसमें भी मोबाइल फोन जरूरी है, अगर आपने कारोबार करना है तो उसमें भी मोबाइल फोन और लैपटॉप्स वगैरह जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अब जानते हैं कि न्यू इकोनॉमी जो डिजिटल इकोनॉमी है उससे फरोग देने के लिए इन अशिया का सस्ता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज एक शख्स जो है अगर उसके पास हुनर मौजूद है, अगर वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जानता है, वो प्रोग्राम बनाना जानता है, तो वो एक कमरे के अंदर इन अशिया की मदद से कोई कंपनी शुरू कर सकता है, कोई स्टार्टअप शुरू कर सकता है। पेंडेमिक के दौरान ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी, तो एक तो ये कि हमारे यहाँ जो कवरेज है उसका मसला है, बहुत सारे इलाकों के अंदर डेटा की जो स्पीड है वो कम है। इसी तरह जो मोबाइल फोन्स हैं, अच्छी क्वालिटी के जो स्मार्टफोन्स हैं, उनकी कीमतें ज्यादा होने की वजह से उन पर टैक्स आयद किए जाने की वजह से बहुत सारे लोग उन्हें अफोर्ड ही नहीं कर पाए। यूं लोगों का तालीमी हर्ज हुआ। फिर वर्क फ्रॉम होम के लिए भी ये चीजें जरूरी हैं, तो इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जो एम्प्लॉयमेंट है वो मुतासर हुई, उनकी तरक्कियां मुतासर हुई, बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड भी हो गए। और अगर आप डिजिटल इकोनॉमी के अंदर जो है वो रिटेल की बात करें तो उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो घरों में बैठकर अमेज़ॉन के ज़रिए मुख्तलिफ अशिया बेच रहे हैं, और अगर वो ये अशिया बेचना चाहते हैं तो उसके लिए उनके पास ये बुनियादी जो टेक्नोलॉजी है, तो उसके लिए उनके पास ये जो बुनियादी जो टेक्नोलॉजी की अशिया है जिसमें मोबाइल फोन सर फहरिस्त है वो होना बहुत ज़रूरी है। अगर वही महंगा होगा तो ये कैसे होगा। सो ये वो बड़ी अहम बात है कि अगर आप कर्ज लेते हैं तो जो कर्ज देने वाले इदारे हैं या बैंक्स हैं या दीगर ममालिक हैं तो वो आप पर शराइत आयद करते हैं, और शराइत आयद करने से आपको उनकी बात मानना जो है वो पड़ती है, और आपकी जो सॉवरेनिटी, आपकी जो खुद मुख्तारी है
وہ کم ہوتی ہے اور آپ آزادانہ طور پر بہت زیادہ فیصلے نہیں کرتے. اسی لیے حال ہی میں جو نیشنل سیکیورٹی ڈاکیومنٹ سامنے آیا، جو پالیسی ہمارے سامنے آئی، اس کے اندر معیشت کو ایک طرح سے جو ہماری سیکیورٹی ہے اس کا ضامن قرار دیا گیا. ان دونوں کانسیپٹس کو امبیڈ کر دیا گیا کہ اگر آپ نے ملک کا تحفظ جو ہے وہ یقینی بنانا ہے، اگر آپ نے ملک کا دفاع یقینی بنانا ہے، تو آپ کو اکنامیکلی پراسپرس ہونا پڑے گا، آپ کو معاشی طور پر مضبوط ہونا پڑے گا. اس کے لیے چند ایک اقدامات جو ہیں وہ بہت ضروری ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کو ایز آف بزنس ڈوئنگ جو ہے اس میں بہتری لانی ہوتی ہے. یعنی اگر کوئی شخص آپ کے ملک میں سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے یا یہاں پر مقامی کوئی شخص جس کے پاس سرمایہ موجود ہے، وہ کسی سیکٹر میں پیسہ لگانا چاہتا ہے، وہ کوئی نئی انڈسٹری شروع کرنا چاہتا ہے، تو اس عمل کو بہت زیادہ آسان ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ آپ کو یہاں پر ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹریز کو انکریج کرنا پڑے گا. یہاں پر ان انڈسٹریز کو بہت زیادہ مراعات دینی پڑیں گی تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس جانب راغب ہوں اور آپ کے ملک کے ایکسپورٹس بڑھیں. ایک تیسرا جو فیکٹر ہے وہ بہت اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ حکومت کو جو نان اسینشل آئٹمس ہیں، امپورٹ آئٹمس، ان کو ڈسکریج کرنا پڑے گا، ان پر ٹیرفس وغیرہ لاگو کر کے. تو یہ وہ چند ایک ایسی چیزیں ہیں، اس میں اور بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن بنیادی طور پر یہ چند ایک ایسے عوامل ہیں جن کو اگر آپ مد نظر رکھتے ہوئے اقدامات کریں تو ملک کے ایکسپورٹس بڑھ سکتی ہیں، ملک کی امپورٹس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اور کرنٹ اکاؤنٹ کا جو خسارہ ہے اس میں کمی لائی جا سکتی ہے، اور یوں ملک کی خود مختاری بھی متاثر نہیں ہوتی اور اس پر قرضوں کا بوجھ بھی اتنا زیادہ نہیں لگتا. اس کے ساتھ ہی مجھے سلمان احمد لالی کو اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم.